हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 को। तो मैंने आपकी इकोनॉमिक्स की और अकाउंटेंसी की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लगातार अपलोड कर रहा हूं। उसके मैंने कुछ चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और आगे भी करता रहूँगा। तो आज से मैंने स्टार्ट करा है आपका बिजनेस स्टडी का सेशन। बिजनेस स्टडी का सेशन भी हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जैसे कि आपका अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है। तो अब इसका मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका मैंने एक वीडियो आपका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में बच्चों हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आज की क्लास में आपके 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा टॉपिक हम बच्चों करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और चौथा एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। तो इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक करवा दिए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में बच्चों मैंने क्या क्या करवाया आपको, पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया है क्या कहते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये उसके बाद एक आध टॉपिक मैंने और कराया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। उसके लिए मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 का। प्लेलिस्ट में आप जाके इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं और उसी प्लेलिस्ट में मैं आगे के वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। अब जो हमारी एक चीज़ और आती है कि भाई मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा कहाँ से, तो जो आपका सपोर्ट मटेरियल होता है, जो आपका सप्लीमेंट्री आपको एडिशनल मिलता है एनसीईआरटी की तरफ से, हम उसको फॉलो करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से वो बेस्ट बुक है जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे केस स्टडी के पढ़ने के लिए। इसके बाद अगली चीज़ ये आती है कि भाई क्या मैं इसको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही कराऊँगा। तो बच्चों बेसिकली हम जो आपको जो क्या कहते हैं मटेरियल देने वाले हैं वो तो इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो बिज़नेस स्टडी पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो कंटेंट आपको दूंगा वो तो आपका जो है क्या कहते हैं इंग्लिश में ही रहेगा। लेकिन जो बच्चे हिंदी में हैं उनको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए साथ साथ मैं जो भी सारी वर्डिंग्स हैं वो मैं हिंदी में भी बताता रहूँगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक से, पहले टॉपिक पे, ठीक है। तो बच्चों आपका जो आज का टॉपिक है वो है क्या, आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, उद्देश्य। मतलब आपने जो 11वीं क्लास में कुछ पढ़ा था, पहला चैप्टर आपको याद होगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो आपका मैनेजमेंट होता है क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में। जो आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेम चीज़ आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ी है, बट वहाँ पे आपने बिजनेस के कंसर्न में पढ़ी थी। अब आप यहाँ पे आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप मैनेजमेंट के कंसर्न में, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे बच्चों ये आ रहे हैं क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में तो हमने रखे हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी कैटेगरी में हमने बच्चों रखे हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और जो हमारी लास्ट तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में बच्चों हमने रखे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको याद होगा जब आप पिछले एक साल बिजनेस स्टडी पढ़ रहे थे 11वीं क्लास में, तब आपने पढ़ा था कि जो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी हमने कुछ इस तरह से क्लासीफाई करे थे, ऑर्गेनाइजेशनल्स, देन उसके बाद सोशल और पर्सनल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको बच्चों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, तो स्क्रीन पे भी आप देखते रहें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित बने रहना। तो किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो मतलब इतना पैसा कमाता रहे कि भाई हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहे। जैसे कि एक ह्यूमन है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वाइवल, मतलब आपको इतना खाने के लिए मिल जाए कि आप जीते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव व्हेन इट अर्न्स इनफ रेवेन्यू टू कॉस्ट कवर्स। तो जो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई बिजनेस को इतना पैसा कमा के दे कि कम से कम अपने खर्चे तो वो पूरे कर ले। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सर्वाइवल को इंश्योर कर लिया, आपने ये पक्का कर लिया कि आप जो है जीवित रहेंगे, मतलब जितना खर्चा आपका हो रहा है उतना खर्चा आप कवर कर रहे हैं। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्या आता है फ्रेंड्स, वो है आपका प्रॉफिट। तो आपने जब अपने खर्चे कवर कर लिए उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएं, एक्स्ट्रा पैसा कमाएं, जो कि आपका प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ।
आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टूवर्ड द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क बिजनेसेस। मतलब जब आपने अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर लिया, आपने इतना पैसा कमा लिया कि आप पे खर्चे पूरे हो रहे हैं, फिर आप कोशिश करेंगे कि आप इतना पैसा कमाएं कि भाई थोड़ा सा आपका बच भी जाए, प्रॉफिट हो जाए। और उसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चों वो है ग्रोथ। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं आपका समृद्धि या विस्तार, ठीक है। बिसाइड अर्निंग प्रॉफिट अ बिजनेस मस्ट ग्रो इन लॉन्ग रन। तो अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो कोई भी छोटी भी फर्म है चाहे बड़ी फर्म है, चाहे आपका छोटा मोटा बिजनेस है, आप कभी भी यही नहीं चाहेंगे कि जिस स्केल पे आप आज काम कर रहे हैं उसी स्केल पे आप 5 साल 10 साल तक काम करते रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरा बिजनेस बड़ा होता रहे, ठीक है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट का वो होता है ग्रोथ। मतलब हम अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को इतना बढ़ाते जाएं कि धीरे धीरे हमारे बिजनेस का आकार भी बढ़ने लगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज, एग्जांपल हम लें, अगर एप्पल का एग्जांपल लें हम, या मैकडोनल्ड का एग्जांपल लें, IBM का एग्जांपल लें, टाटा का एग्जांपल लें, पेप्सी का एग्जांपल लें, या MDH का एग्जांपल लें, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे इन्होंने अपना सर्वाइवल इंश्योर करा। सर्वाइवल इंश्योर करने के बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा, और प्रॉफिट कमाने के बाद फिर आप आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत बड़े आकार की कंपनियां ये बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव जो बच्चों मैंने बताया आपको अभी, ये 3 ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं? ये हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद अगला आता है बच्चों आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल मतलब सामाजिक उद्देश्य है, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो बच्चों हैं वो है सोसाइटी से जुड़े हुए, मतलब समाज से संबंधित, ठीक है। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है कि भाई जिस समाज में आप रह रहे हो उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, रोजगार का सृजन करो। दूसरा कि भाई आप जो है अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाओ, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करो, किसी तरह की मिलावट अडल्ट्रेशन वगैरह ना करो। तीसरा है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, मतलब जहां पर आप काम कर रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट अच्छा रहे, उसको आप किसी तरह से प्रदूषित ना करें, ठीक है। तो ये 3 होते हैं आपके कौन से ऑब्जेक्टिव बच्चों? ये हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, एक व्यक्ति से। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को बच्चों हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। तो पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है? गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क टू एम्प्लॉयज़, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ को हमें उतनी सैलरी देनी है जितनी सैलरी में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, अच्छे से अपना जो है भरण पोषण कर सकें। गिविंग रिकग्निशन टू एम्प्लॉयज़, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको पहचान देना। इसके लिए आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे तो देती हैं, साथ साथ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आप स्कूल में देखते हैं जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनके लिए अप्लॉज किया जाता है, उनके लिए तालियां बजवाई जाती है, इससे बच्चे मोटिवेट हो सकें। और उसके बाद लास्ट है तीसरा बच्चों, सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ की अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं, ठीक है। जैसे कि उनको भाई जॉब सिक्योरिटी देना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, बहुत सारी कंपनियां उनको टूर पे भी भेजती हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो कहलाते हैं बच्चों, कहलाते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये मैंने समझाया कि भाई किसी भी फर्म में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। और ये जो आपने पढ़े मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बच्चों, ये सेम वही हैं जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, आपने जो 11वीं क्लास में पढ़े थे, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। साथ साथ मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा हिंदी में भी बताने में, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड बच्चों नीचे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको ध्यान से जरा समझिएगा। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू कॉन्स्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। तो एक बिजनेस जो है उसका भाई क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करे। अब इसके 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो आप सबसे पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई जो क्या कहते हैं आपकी कंपनी है वो प्रोडक्शन करने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। दूसरा आप एग्जाम्पल बच्चों दे सकते हैं कि भाई जो आपकी कंपनी है वो क्या करती है, वो अपने जो आसपास के लोग हैं, है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों आपको और पूछ रखा है, जरा स्क्रीन पे आप देखेंगे तो
लिखा है, आप देखो इस तरह के केस स्टडी के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है ना वो केस स्टडी के हिसाब से करनी है, क्योंकि बिजनेस स्टडी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो केस स्टडी पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है, संता लिमिटेड इज अ कंपनी प्रोड्यूसिंग फैंस, द कंपनीज प्रॉफिट आर इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, अगर आप जो है मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनते रहिए। संता लिमिटेड इज द कंपनी प्रोड्यूसिंग फैंस, द कंपनीज प्रॉफिट्स आर इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट सेटिस्फाइड कस्टमर who in turn create profit that leads to satisfying the shareholder। कंपनी का मानना ये है कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखेंगे तो कंपनी जो है एम्प्लॉय जो है कस्टमर को सेटिस्फाई रखेगा और उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। सो इट पेज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज, ऑल द एम्प्लॉयज आर हैप्पी working in the organization because of the personal growth and development. The company has strong sense of social responsibility. It has set up an engineering college which 1/3 of the students are girl, to whom the company is giving 50% scholarship. The management of Santa Limited fulfill its objective. Justify your answer given reasons. तो बच्चों आपके पेपर में ना इस तरह का ही क्वेश्चन आता है केस स्टडी का बना के। इसमें ना आपको जो है चीज़ें पहचाननी पड़ती है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ पे मेंशन किया गया है और उसको सपोर्ट करने वाली लाइन कौन सी है। अब सबसे ऊपर वाली लाइन में आप देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देती है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ये होगा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्क्स देती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा रही है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और उसके साथ साथ जो कंपनी है उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्टार्ट कर दिया जहाँ पे वो 50% लड़कियों को एडमिशन दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव को भी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे बच्चों, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का महत्व। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों पहला पॉइंट क्या दे रखा है, अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि भाई जो मैनेजमेंट आपकी एक कंपनी में होती है उसका पहला महत्व ये है, उसका पहला इंपॉर्टेंस ये है कि भाई आपकी कंपनी के जो गोल्स होते हैं, जो आपने टारगेट बना रखे हैं, उनको अचीव करने में मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड coordination in the group. Management gives common direction and individual effort in achieving the overall goals of the organization. Second point बच्चों क्या बता रखा है, increases efficiency। अगर किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा है, अगर किसी भी कंपनी में प्रबंध अच्छा है, तो उस केस में वो कंपनी जो है, उस कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को मतलब कहते हैं कुशलता में वृद्धि करना। तो किसी भी कंपनी में अगर लोग अच्छे हैं, काम करने वाले कर्मचारी अच्छे हैं, तो वो अच्छे क्यों होंगे, क्योंकि उनको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। तो एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि भाई एक कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है, अगर मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी का लेवल है, मतलब उनकी कुशलता का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों आपको याद रखनी है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि पेपर में जब भी आप पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वैसे तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले तो उसको पढ़िए, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको जो हेडिंग्स होते हैं ना उनको अच्छे से याद रखना और हेडिंग्स को लिखना है, क्योंकि हेडिंग्स ही मेन आपके एग्जामिनर चेक करते हैं। एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में दे सकते हैं। अपने वर्ड्स में देने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अंडरस्टैंड लिख दें, एक डिसेंट लैंग्वेज में उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेडिंग्स अगर आप याद करके रखते हैं अच्छे से तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब होता है बच्चों गतिशील। ठीक है, गतिशील वातावरण तैयार करना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो कोई भी कंपनी जो होती है उसका जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, वैसे ये कंपनी के आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है, जिसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो एक कंपनी का जो एनवायरनमेंट होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगर उस कंपनी का मैनेजर अच्छा है, प्रबंधक अच्छा है, तो वो अपने कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को तैयार कर लेगा कि भाई उन एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से वो खुद को बदल लें। ठीक है,
अगर आप देखते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से एम्प्लॉयज़ अपने आप को नहीं बदल पाते तो उस कंपनी को चलाने में दिक्कत आती है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की कि वो इन चेंजेस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लें। एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं अकाउंटिंग के मेथड्स चेंज होते हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है कि वो इन मेथड्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट जो होता है उसका एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि वो फर्म को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बच्चों जो मैंने आपको बताया, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको अच्छी सैलरी अचीव करने में, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अदर पर्क्स देने में, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अदर बेनिफिट देने में। तो अगर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, जो व्यक्तिगत उद्देश्य उनको प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट बच्चों बता रखा है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का विकास। तो मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट आपके सोसाइटी के डेवलपमेंट में, आपके समाज के विकास में आपकी मदद करता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट मैंने आपके बताए बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ के रखिए कि भाई मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से आपके फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं। अब इसके बाद हम करते हैं बच्चों अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से पेपर में 100 में से 100 कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर से आएगा, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली कोई भी जो फर्म होती है, अगर एक डिसेंट साइज़ की फर्म हो, एक उचित आकार की अगर फर्म हो, तो उसमें मैनेजमेंट बच्चों 3 लेवल पे काम करता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, एक ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखते हैं कि किसी भी फर्म में जो मैनेजमेंट होती है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। तो जो पहला लेवल होता है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंध। टॉप लेवल में बच्चों काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब आपके जो निर्देशक मंडल होता है। उसके बाद क्या कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं प्रबंधक निर्देशक। उसके बाद सेकंड आता है बेटे आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मतलब मध्य स्तरीय प्रबंध। इसमें होते हैं आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स मतलब आपके जो विभागीय प्रबंधक होते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, अलग अलग स्तरों पे काम करने वाले प्रबंधक। और उसके बाद आता है तीसरा लेवल जो सबसे नीचे होता है, हम कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में बच्चों आते हैं आपके सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को हम हिंदी में कहते हैं पर्यवेक्षक। देन आपका फोरमैन हो गया। ठीक है, तो ये लो लेवल पे काम करते हैं। अब इस पे देखो केस स्टडी में बना के क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, मोहन के जो दादाजी हैं वो एक फर्म में काम करते थे और वो भी रिटायर हुए, और रिटायर होते समय वो जो है चेयरमैन की पोस्ट पे थे। तो बताइए मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे काम कर रहे थे और उसके साथ साथ उनकी ड्यूटीज़ क्या थी। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई मोहन के दादाजी क्योंकि चेयरमैन थे तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे। उसके बाद आपको बताना है उनकी ड्यूटीज़। तो अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग लेवल्स पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। सबसे पहले तो आते हैं बच्चे टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे सॉरी जल्दी थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ, सॉरी क्या कहते हैं टॉप लेवल पे। अच्छा, टॉप लेवल पे जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, सॉरी वर्कर नहीं, टॉप लेवल पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके काम क्या क्या हैं। सबसे पहले क्योंकि टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं तो इनका सबसे पहला काम क्या होगा। सबसे पहला काम इनका ये होगा कि भाई पॉलिसीज़ बनाना, फर्म के गोल्स डिसाइड करना कि फर्म जो है वो कौन कौन से काम करने वाली है। ठीक है, तो टॉप लेवल पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनका सबसे पहला काम होता है मेन टास्क इज़ टू चीफ टास्क इज़ टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, फ्रेमिंग पॉलिसीज़, formulating organizational goals and strategies, bearing the responsibility for the impact of activities of the business on society। तो टॉप लेवल पे काम करने वाले, उच्च स्तर पे काम करने वाले जो प्रबंधक होंगे उनका ये कार्य होगा कि भाई वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, गोल्स डिसाइड करेंगे, पॉलिसीज डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो मिडिल लेवल पे काम करने वाले हैं, द मेन टास्क आर टू इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। मतलब जो मिडिल लेवल पे काम करने वाले होते हैं वो टॉप लेवल के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को जो है वो लोअर लेवल को इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट मतलब जो नीतियां बनाई गई है, जो उद्देश्य बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करते हैं वो निम्न स्तर को। और जो निम्न स्तर पे काम करने वाले बच्चे होते हैं, जो क्या कहते हैं वर्कर्स होते हैं, उनका काम होता है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है,
वर्कर्स के ग्रीवियांसेस जो होते हैं, जो वर्कर्स की जो परेशानियां हैं, शिकायतें हैं, उनको आगे तक पहुंचाना, वर्कर से सजेशंस लेना और ग्रास रूट लेवल पे काम करना, ठीक है, बिल्कुल जो लोअर लेवल पे काम करना। तो ये अलग अलग लेवल्स पे काम करने वाले आपके वर्कर्स हैं, एक टॉप लेवल, उसके बाद लोअर लेवल और आखिरी में जो है आप टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल और आखिरी में आपका आता है लोअर लेवल। तो ये 3 लेवल्स पे आपका मैनेजमेंट चलता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। याद रखने वाली क्या चीज़ है, कौन कौन से लेवल्स पे कौन कौन से आपके ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल पे चेयरमैन हो गया, MOD हो गया, ठीक है, BOD हो गया। देन मिडिल लेवल पे कौन से होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर। देन लोअर लेवल पे आपके क्या कहते हैं, ये फोरमैन और सुपरवाइज़र। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है 100% आने वाला है। देन उसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है उसके साथ एक रिलेटेड वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं कोऑपरेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन को हिंदी में कहा जाता है समन्वय और कोऑपरेशन को कहा जाता है सहयोग। तो अब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी हमारी लंबी हो गई है। तो पार्ट 3 जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हम बच्चों कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे और उसी पार्ट में ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। बट उसके बाद मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें हम इसके सारे केस स्टडी क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर को समझना अलग चीज़ है, उसके केस स्टडी के क्वेश्चन समझना अलग चीज़ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन केस स्टडी पढ़ के नहीं जाते, तो उनके लिए फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो केस स्टडी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं ताकि आपको जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं इसके पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।